Hello friends, welcome to the new session lecture number 4 for online GK and current affairs। ये सब आपको लेक्चर्स कम्प्लीटली फ्री और बिना किसी चार्ज के आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कर्टसी बचपन स्कूल खुनखुना डीडवाना में। और इसमें काफ़ी जो सारी मेहनत लगी है वो हमारे बचपन स्कूल खुनखुना डीडवाना के डायरेक्टर श्री विनोद कुमार जी, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसमें वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोडिंग, उसके बाद में इसकी क्वालिटी चेक, वॉइस क्वालिटी, सारी चीज़ें उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इन्होंने वर्कआउट किया है। इस सभी के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। 10 सवाल, 10 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़रूरी सवाल करंट अफेयर्स के। क्वेश्चन नंबर 1 जो राजस्थान के करंट अफेयर्स, राजस्थान की पॉलिटी से, राजस्थान के गवर्नेंस से रिलेटेड है। सवाल नंबर 1, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हैं? फिलहाल राजस्थान के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है सिविल सर्विसेज में, जो किसी स्टेट की टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, वो होती है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी की। फिलहाल उसमें चेंज हुए हैं। आपको बताना है कि ऑप्शन 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन A, B, C, D आप देख लीजिए। 5 सेकंड का समय है, सोच लीजिए सवाल के जवाब को। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्री राजीव स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुख्य सचिव का पद भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नागरिक सेवाओं में सबसे वरिष्ठ पद है। द सीनियर मोस्ट पोस्ट फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज इन द स्टेट। मुख्य सचिव महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करते हैं, जिसमें शामिल है सीएम यानी मुख्यमंत्री के सलाहकार। दूसरा, मंत्रिमंडल के सचिव भी होते हैं। मुख्य सचिव जो होते हैं राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और वे कैबिनेट और उसकी उप समितियों की बैठक में भाग लेते हैं। उसके साथ ही जो राज्य मंत्रिमंडल होता है उसका जो सचिवालय होता है उसके वे प्रमुख होते हैं। और साथ ही साथ आपको जैसा शुरू में बताया था, सिविल सेवा के हेड भी चीफ सेक्रेटरी ही होते हैं। तो इस तरह से जितने भी राज्य में सिविल सेवकों की नियुक्तियां, उनके स्थानांतरण और उनकी पदोन्नति, उससे संबंधित जितने मामले हैं सारे उनके थ्रू होकर के जाते हैं। तो अभी इसमें हाल ही में पहले श्री डीबी गुप्ता जी थे, तत्पश्चात उनको मुख्यमंत्री जी ने अपने सलाहकार के रूप में एक नव नियुक्त पोस्ट दी और उसके बाद श्री राजीव स्वरूप जी उनके पद पे आए हैं। जो नए मुख्य सचिव हुए हमारे राजस्थान के, श्री राजीव स्वरूप। नेक्स्ट सवाल फिर से हमारे पॉलिटी का सवाल है। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 155। सवाल आपका ये है, ये आपने पिछली बार सवाल देखा था। सवाल हमारा है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और डैश वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। कर सकता है नहीं, पूरी होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर आपको खाली स्थान भरने हैं। सबसे पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, और दूसरा ये बात भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में दी गई है। ये 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बहुत ही आसान सवाल, यदि आपने इसको एक बार भी ढंग से पढ़ा होगा, कहीं भी किसी भी किताब में, न्यूज़पेपर में रिसेंटली, आपको ये सवाल का जवाब बहुत आसानी से आ जाएगा। अब तक कर दिया होगा आपने। आइए देखते हैं आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब 35 वर्ष या 135 वर्ष और अनुच्छेद 157। आर्टिकल नंबर 157 में क्लियर बता रखा है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेनी चाहिए, होनी चाहिए 35 वर्ष की उम्र। ये हमें आर्टिकल 157 में दिया गया है। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। तो अभी हमारे रिसेंटली राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भाजपा की सरकार है उसमें एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं।
तो एक तरह से इनका लंबा राजनीतिक करियर था। तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश और उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। आइए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल है स्पोर्ट्स का। इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? खास बात यह है कि यह टेस्ट श्रृंखला अपनी कोरोना काल में, जब कंप्लीट वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा था, तब ये खेली गई इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की। काफी समय बाद कोई भी क्रिकेट का कोई मैच या किसी भी स्पोर्ट्स का कोई मैच हमें देखने को मिला, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसमें आपको बताना है कि इस पूरी सीरीज में 3 मैच की सीरीज हुई थी, जिसको इंग्लैंड ने 2-1 से जीत लिया था। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज थी। इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? आसान सवाल, देखते हैं इसको कौन कौन सही उत्तर इसका दे पाता है। ऑप्शन है ए मींस स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड बेसिकली इन्होंने अपने टेस्ट करियर का 500वां टेस्ट विकेट भी लिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड की जीत में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार, जो इंग्लैंड ने विजडन ट्रॉफी में 2-1 की जो जीत हासिल की, उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड मैन ऑफ द सीरीज रहे। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को यूएस डॉलर्स, यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स 3 मिलियन के अनुदान की मंजूरी दी है? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएनडीपी और आईएमएफ। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेसिकली कोरोना से और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अपन को बताना है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को यूएस डॉलर्स 3 मिलियन की एड यानी अनुदान की मंजूरी दी है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के नाम से फेमस है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 29 जुलाई को घोषणा की कि हमारे भारत को $3 मिलियन का अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि भारत कोविड-19 महामारी के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया या किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना कर सके। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम थोड़ा सा एडीबी के बारे में देख लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। बेसिकली एशियाई विकास बैंक के सदस्य यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से इसके सदस्य हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मार्क करवा दूंगा। ये देखिए आप, ये सदस्य आपको इस देशों का पूरा नक्शा आपको दे रखा है, जिसमें भारत है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, इधर नॉर्डिक कंट्रीज भी हैं, और यहाँ पे आप अमेरिका, कनाडा और ये सारे देश, ग्रीनलैंड वगैरह, ये भी आप देश देख सकते हैं। ये सब हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं। बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, 19 दिसंबर 1966। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मींस पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कि किन किन देशों को उन्होंने कवर किया है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कोई खास इनकी कवरेज है नहीं। इनका जो मोटो है, सिद्धांत है, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। देखिए एशिया पूरा आप इसमें कवर किया इन्होंने, आप देख सकते हैं कंप्लीटली, यहाँ पे कंप्लीट एशिया इन्होंने कवर किया है, और पैसिफिक का भी इन्होंने एरिया काफी कवर किया है। इसमें सदस्य 68 देश हैं और इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस में है। तो ये आप थोड़ी बातें एशियन डेवलपमेंट के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, आपको किसी और सवाल में काम आएगी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 पे। पॉलिटी का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन करेंगे? कर चुके हैं ऑलरेडी 30 जुलाई को। ऑप्शंस बड़े क्लियर हैं, मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडोनेशिया। भारत ने इस सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपनी ओर से पैसा भी दिया था। उक्त देश को आपको उस देश का नाम बताना है। आइए देखते हैं, आंसर इज ए, मॉरिशस। मॉरिशस इज द राइट आंसर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई 2020 को संयुक्त रूप से देश के मतलब कि मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है। मींस भारत की एड से मॉरिशस ने अपने सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण किया है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ ये मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे संयुक्त रूप से
इस सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगे। ये किसी भी देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आइए बिना समय आपका ज्यादा जाया किए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का विधानसभा सत्र किस तारीख से शुरू होगा? हालांकि बहुत आप लोगों ने स्टेट की न्यूज़पेपर्स में, स्टेट की पॉलिटिक्स में इतनी उथल पुथल के बीच में आपने न्यूज़ पक्का से पढ़ी होगी, ये मैं 100% आशा करता हूं। इसमें किसी प्रकार का मैं नहीं मानता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत आसान सवाल, 14 अगस्त इसका सही जवाब। 14 अगस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो विधानसभा सत्र है 14 अगस्त से शुरू होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग विधानसभा सत्र होने वाला है। काफी लोगों की नजरें हैं इसमें, कांग्रेस पे, बीजेपी पे, जो एक विधायक दल है उन पे किस ओर वोटिंग करेंगे, किस ओर सरकार का पलड़ा बैठेगा। बहुत ही रोमांचक सत्र होने की उम्मीद है। तो ऑप्शन इज बी। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 29 जुलाई 2020 को 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश जारी किया है। मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब अधिकतम लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता वे 14 अगस्त को पक्का से राजस्थान के विधानसभा सत्र की प्रोसीडिंग्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। आइए बिना ज्यादा समय लिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राष्ट्र की कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आपको बताना है किस राष्ट्र की कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बड़ा आसान सवाल है। हिंट के लिए आपको बता दूं, ये देश वही है जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके नागरिक रहे हैं। जिस किसी को ये पता होगा वो बहुत आसानी से इसका जवाब दे देगा। आपको बस इस पॉइंट को याद रखना है। महात्मा गांधी की लेगेसी कितनी ज्यादा महान है, कितने देशों में फैली हुई है, ना केवल दक्षिण अफ्रीका, ना केवल यूरोप, बल्कि आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन के उस साइड भी। ऑप्शन ए अमेरिका, इजी क्वेश्चन, यूएस की बात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक प्रमुख कांग्रेस समिति ने 29 जुलाई को नागरिक अधिकार आइकन जॉन लुइस द्वारा लिखित एक विधेयक पारित किया है। इस बिल का उद्देश्य महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इससे आंकलन कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की प्रसिद्धि किस प्रकार से ना केवल भारत, ना केवल एशिया, ना केवल अफ्रीका, बल्कि पूरे विश्व में, यूरोप को पार करके, पैसिफिक को पार करके अमेरिका तक में भी कितनी ज्यादा उनको ख्याति प्राप्त है। आइए इसके साथ अगला सवाल, सवाल नंबर 8, फिर से क्रिकेट का एक सवाल। अंतर्राष्ट्रीय अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के लीडिंग विकेट टेकर राजस्थान के गेंदबाज हैं। बहुत ही फख्र की बात है। आपको गेंदबाज का नाम बताना है। इंटरनेशनल अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में लीडिंग विकेट टेकर राजस्थान के गेंदबाज। ऑप्शंस आपके सामने। थोड़ा सा भी क्रिकेट फॉलो करते होंगे और जो राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न एग्जाम्स की, चाहे वो पटवार का हो, चाहे वो रीट का हो, थोड़ा सा इस सवाल की ओर ध्यान देवें। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर, सोचिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रवि बिश्नोई। देख लेते हैं, सी इज द राइट आंसर, रवि बिश्नोई। बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में रवि बिश्नोई के करियर में एक अविश्वसनीय दिन था। उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी, किंतु फिर भी भारत जीत न सका, बांग्लादेश जीत गया। लेकिन फिर भी बिश्नोई के इस शानदार क्रिकेट कौशल की सभी ने तारीफ की और सभी को आश्चर्यचकित किया उन्होंने अपने इस कौशल से। और बिश्नोई को आपको ध्यान हो, ज्ञात हो, अगर आप फॉलो करते हैं तो अंडर 19 के विश्व कप के ट्रायल्स में 2 बार नहीं लिया गया था। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने 2018 के आईपीएल सीजन के दौरान उन्हें नेट गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल करने के दौरान उनकी प्रतिभा की पहचान की थी और उन्होंने नेट में अपनी प्रतिभा का सबको परिचय दिया और फाइनली अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो एक लीडिंग विकेट टेकर, हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर के रूप में उभरे। तो राजस्थान के गेंदबाज रवि बिश्नोई इसका सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 9, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये। भारत में किस परियोजना के तहत प्लास्टिक
परमाणु और थर्मल पावर प्लांट की राख, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझिए इसमें 3 ऑप्शंस 3 पॉइंट्स दिए इसमें आपको कि भाई प्लास्टिक को यूज किया है, परमाणु और थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उसकी राख को यूज किया है, देखिए इसकी राख को यूज किया है, इससे सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये किस में किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में, ब्राउन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में, ग्रीन स्टेट हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट या ग्रीन मेगा हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। 4 ऑप्शंस आपके सामने। इंपॉर्टेंट परियोजना है, आप देखिएगा इसमें प्लास्टिक, परमाणु और थर्मल पावर प्लांट की राख को भी इस्तेमाल में किया गया है। तो एक तरह से जो हम प्लास्टिक, नो प्लास्टिक यूज और प्लास्टिक बैन की जो समस्या, प्लास्टिक बैन का जो हम एक तरह से एक नारा हमने दिया है, एक तरह से एक मुहिम शुरू की है, तो एक हम देख सकते हैं इस प्लास्टिक को हम रोड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और काफी एक तरह से ड्यूरेबल रोड जिसे कह सकते हैं जो लंबे समय तक चले, ऐसी रोड का निर्माण किया जा सकता है। तो प्लास्टिक का एक बहुत ही उपयुक्त यूज हो रहा है अब। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक, थर्मल और परमाणु प्लांट की राख से बनेंगी सड़कें। इस ऑप्शन आंसर ऑप्शन मतलब हुआ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इसका आंसर हो गया ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको याद रहेगा इससे। ये हमारे न्यूज़पेपर में कवर किया था, आपको ध्यान होगा अगर आपने इसको पढ़ा होगा। केंद्र की GNHC परियोजना में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोर है। तमिलनाडु, केरल में प्लास्टिक से बना रहे हैं सड़कें। तो केंद्र सरकार पर्यावरण बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सामग्री के प्रयोग पर जोर दे रही है। देश के कई राज्यों में कोयला, परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले लोहे, स्टील और कॉपर की स्लग कहते हैं इसको हम, और राख से राजमार्गों का निर्माण शुरू कर दिया है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तो बकायदा इसके लिए एक अलग से आदेश जारी किया है। और IIT चेन्नई ने प्लास्टिक पदार्थों से मकान तक भी बनाए हैं। देखिए हमारे लिए IIT और इनका कितना बड़ा सहयोग है, कितना बड़ा यूज है, किस प्रकार से तकनीक हमारे को एक बहुत उम्दा डेवलपमेंट की राह दिखा सकती है। तो चलिए आखिरी सवाल आज के लेक्चर का, इसकी ओर बढ़ते हैं। यह है 5वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन किसने किया? देखिए 5th ब्रिक्स का पर्यावरण की बैठक थी, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेसिकली अगर आपको एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम पता है तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन आंसर बी है। आंसर बी मतलब प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने 5 जो ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक थी 30 जुलाई को, उसमें भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंस रूस के राष्ट्रपति पद के तहत आयोजित किया गया था। तो इसके साथ ही आपको ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, ब्रिक्स के कौन कौन से देश हैं। देखिए ब्रिक्स में जो फुल फॉर्म है इसका वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लोकेशंस आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए आप, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। यहां पर ये अपना इंडिया, ये चाइना, यहां पर कंप्लीटली ये है रशिया, ये है हमारा ये है हमारा साउथ अफ्रीका और ये है हमारा ब्राजील। ये लोकेशंस आप थोड़ा मार्क करिएगा। ब्रिक्स बेसिकली इन 5 देशों का समूह है। ये उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, मींस डेवलपिंग कंट्रीज है, और इनका मुख्यालय, ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो शंघाई चाइना में है। विकास के लिए सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, विभिन्न परियोजनाओं में एक दूसरे की मदद करना, आधारभूत संरचना मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उसको समर्थन करना, इन 5 देशों का एक प्रकार से उद्देश्य है। अब आगे भविष्य में देखना होगा कि जिस प्रकार से कोविड-19 कोरोना, जिसमें चाइना के ऊपर सभी देश आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में ब्रिक्स का भविष्य क्या होगा, क्योंकि चाइना इसका एक बहुत मेजर मेंबर है और भारत और चाइना के बीच में काफी टेंशन वाली स्थिति है, काफी इसमें इन दोनों के बीच में बॉर्डर वॉर एक तरह से चल रहा है। तो फ्यूचर में हमें पता पड़ेगा कि किस प्रकार से ब्रिक्स क्या रूप लेता है। तो इसके साथ ही हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। आपको अगले लेक्चर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।